नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे आपको कोरोना से जुड़ी आज दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लॉकडाउन में ढील देने पर गृह मंत्रालय का बयान, कहा कोई राज्य लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देशों को कम नहीं करेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिए गए निर्देश। आईसीएमआर ने एक बार फिर कोविड-19 टेस्ट करने की रणनीति में किया बदलाव। अब प्रवासी मजदूरों के बंदोबस्त में लगे कर्मचारियों का भी किया जाएगा टेस्ट। सांस की तकलीफ, बुखार और कफ जैसे लक्षण वाले मरीजों को भी देना होगा टेस्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिए शुभ संकेत, कहा देश में घट रही है कोरोना संक्रमण की रफ्तार। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के दोगुने होने के समय में आया सुधार। दिल्ली में नई गाइडलाइन, मौत के बाद नहीं लिया जाएगा कोरोना सैंपल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डेड बॉडी मैनेजमेंट की गाइडलाइंस का जिक्र करते हुए नया आदेश हुआ जारी। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से आई अच्छी खबर, बांग्लादेशी डॉक्टरों ने किया कोरोना की दवा खोजने का दावा। कीड़े मारने वाली दवा और एंटीबायोटिक एंटीडॉट से 60 संक्रमित हुए ठीक। देश में आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक लागू होगा। लॉकडाउन के बावजूद भी देश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको देश दुनिया में कोरोना का आंकड़ा। देश में कोरोना के मामले 96,000 के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक देश में कोरोना के कुल केस 96,169, 3,029 लोगों की हो चुकी है मौत, 36,824 मरीज हो चुके हैं ठीक। पिछले 24 घंटे में संक्रमित मरीजों के 5,242 मामले। कल से अब तक 157 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में कोरोना के 56,316 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम सबसे ज्यादा है। यहाँ मरीजों की संख्या 33,000 के पार पहुँच गयी है। मरने वाले लोगों की तादाद भी 1198 तक जा पहुँची है। वहीं गुजरात में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 11,379 तक जा पहुंचा है, जबकि मरने वालों की तादाद 659 है। तमिलनाडु में भी तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। अब तक यहां 11,224 केस की पुष्टि हुई है, जिसमें 78 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। मंत्रालय के अपडेट के मुताबिक दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 10,054 है, जिसमें 160 लोगों की मौत हो चुकी है। अब नजर डालते हैं दुनिया के आंकड़ों पर। पूरी दुनिया में 48 लाख कोरोना के संक्रमित। कोरोना से 3,16,000 लोगों की मौत। कोरोना से ठीक हुए 18,59,000 लोग। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,27,000। स्पेन में कोरोना के मरीज 2,77,000। इटली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,25,000। यूनाइटेड किंगडम में 2,43,000 कोरोना से प्रभावित। फ्रांस में कोरोना के मरीज 1,79,000। आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले 3 दिनों में दोगुने होने का समय 14 दिन हो गया है, जबकि पिछले 14 दिन में ये दर 12 दिन थी। देश में रविवार को कोरोना वायरस के लगभग 5,000 मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक मृत्यु दर गिरकर 3.1% हो गई है और स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 37.5% हो गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। उम्मीद तो सबको यही है कि जानलेवा वायरस वैक्सीन से खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वैक्सीन ना बन पाए या आने वाले कुछ दिनों में इसका इलाज ना मिल पाए तो क्या कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा? इस सवाल का जवाब मिलेगा आपको हमारी इस रिपोर्ट में। कोरोना के खात्मे को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन में कैंसर प्रोग्राम के डायरेक्टर रह चुके प्रोफेसर करोल सिकोरा ने बड़ा दावा किया है। सिकोरा ने कहा है, कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया भर में जारी जंग वैक्सीन के बनाए जाने से पहले ही खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा है, कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास से पहले ही अपने आप खत्म हो सकता है। कोरोना वायरस के खिलाफ हर जगह एक जैसा ही पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। हमारे अंदर जितना अनुमान लगाया गया था उससे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हमें इस वायरस को लगातार धीमा करना है, लेकिन ये अपने आप ही बहुत कमजोर हो सकता है। ये मेरा अनुमान है कि ऐसा संभव हो सकता है। प्रोफेसर करोल सिकोरा का कहना है कि हमें अपनी दूरी को बनाकर रखना है और आशा करनी है कि आंकड़े बेहतर होंगे। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चेतावनी दी थी कि कोरोना वायरस का लंबे समय तक समाधान केवल वैक्सीन या दवा से संभव है। उन्होंने कहा, सबसे खराब स्थिति ये हो सकती है कि हम कभी कोरोना वायरस की वैक्सीन ही ना खोज सकें। भारतीय मूल के ब्रिटिश अधिकारी आलोक शर्मा भी कह चुके हैं, ये संभव है कि यूके कभी कोविड-19 की वैक्सीन ही ना ढूंढ सके। हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास के बावजूद ये संभव है कि दुनिया के 2 बड़े फ्रंट रनर जिन्हें वैक्सीन बनानी है वो ब्रिटेन में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन भी वैक्सीन न बना सके।
पूरी दुनिया में कोरोना महामारी कैसे फैली, इसका जवाब अमेरिका से लेकर कई देश तलाश रहे हैं। वहीं तलाश तो कोरोना के इलाज की भी है, लेकिन इलाज का एक रास्ता डब्ल्यूएचओ ने बंद कर दिया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर्ड इम्यूनिटी को एक बेहद कारगर हथियार बताया जा रहा था, लेकिन इसे खतरनाक बताते हुए डब्ल्यूएचओ ने इसकी आलोचना की है। वैज्ञानिकों का एक तबका लगातार हर्ड इम्यूनिटी के जरिए इस वायरस को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर कोई बीमारी किसी समूह के बड़े हिस्से में फैल जाती है तो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से लड़ने में संक्रमित लोगों की मदद करती है। जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। स्वीडन समेत कई देशों ने इस पर अमल भी किया। हालांकि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर्ड इम्यूनिटी की अवधारणा को खतरनाक बताते हुए इसकी आलोचना की है। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल रेयान ने हर्ड इम्यूनिटी पर चर्चा की। डॉक्टर रेयान ने कहा कि ये सोचना भी गलत है कि कोई देश जादुई तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी आबादी में इम्यूनिटी विकसित कर सकता है। उन्होंने बताया कि हर्ड इम्यूनिटी का प्रयोग आमतौर पर ये जानने के लिए किया जाता है कि टीकाकरण नहीं होने वालों की सुरक्षा के लिए आबादी के कितने लोगों का टीकाकरण करने की आवश्यकता है। डॉक्टर रेयान ने कहा, प्राकृतिक संक्रमण जैसे शब्दों के इस्तेमाल के समय हम लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये हर्ड इम्यूनिटी की गणना को खतरनाक बना सकता है, क्योंकि इसकी गणना का केंद्र बीमार और बीमारी से जूझ रहे लोग नहीं होते हैं। लोगों के मन में ये गलतफहमी है कि इस बीमारी से सिर्फ गंभीर मामले ही सामने आएंगे और बाकी लोगों को हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के लिए संक्रमित होना पड़ेगा। हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। जब तक हर कोई सुरक्षित नहीं है तब तक एक व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। डब्ल्यूएचओ के निदेशक ने हर्ड इम्यूनिटी का प्रयोग कर रहे देशों को उसके खतरनाक परिणाम के बारे में भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सावधानियां बरतने में लापरवाही कर रहे हैं और किसी भी तरह का योगदान नहीं कर रहे। इस समय सावधान रहने की बेहद जरूरत है। कोरोना वायरस पर अपनी कार्रवाइयों की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ दुनिया भर के 116 देशों के निशाने पर है और इसी के चलते अब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन होने वाला है, जिसे लेकर भारत समेत दुनिया के 116 देश ये मुद्दा उठाना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट में। कोरोना पर डब्ल्यूएचओ से सवाल पूछने वाले दुनिया के करीब 116 देशों को भारत का भी साथ मिल गया है। दरअसल 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आज यानी 18 मई से स्विट्जरलैंड के जेनेवा में शुरू हो रही है। कोरोना वायरस रोकने को लेकर डब्ल्यूएचओ की भूमिका पर अमेरिका समेत कई देश पहले से ही सवाल उठा रहे थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन देशों के कहने पर दुनिया भर के 116 देश डब्ल्यूएचओ के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। दुनिया भर के 116 देशों में यूरोप के 27 देश, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, तुर्की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ 54 देशों का अफ्रीकी समूह भी शामिल हो गया है। इस सूची में भारत, रूस, इंडोनेशिया, जापान, ब्रिटेन और कनाडा भी हैं। इन सभी देशों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें लिखा गया है, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को संभालने के लिए डब्ल्यूएचओ ने सही तरीके से काम नहीं किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया। ऐसा माना जा रहा है कि आंकड़ों को छिपाने और कोरोना की सही जानकारी न देने में डब्ल्यूएचओ ने चीन का साथ दिया है, इसीलिए भी ये जांच जरूरी है। फिलहाल अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इन 116 देशों में अमेरिका शामिल है या नहीं। यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया की ओर से बनाए गए ड्राफ्ट में किसी देश का नाम नहीं है। इसी वजह से बहुत से देशों ने इस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। ड्राफ्ट में लिखा गया है, चीन द्वारा फैलाई गई महामारी की जांच में पारदर्शिता न रखने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि यहाँ डब्ल्यूएचओ की जिम्मेदारी थी कि वो सक्रियता दिखाए। साथ ही डब्ल्यूएचओ पर यह भी आरोप है कि उसने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 के नियमों के तहत महामारी को रोकने के लिए पर्याप्त मैकेनिज्म तैयार नहीं किए, न ही उस पर अमल किया। डब्ल्यूएचओ के खिलाफ बनाए गए ड्राफ्ट में 5 प्रमुख बिंदु लिखे गए हैं। पहला, कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुभवों और सीखों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और विस्तृत जांच हो। दूसरा, डब्ल्यूएचओ के स्तर पर मौजूद मैकेनिज्म ने कितना काम किया। तीसरा, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस कितने लागू हुए और उनकी क्या स्थिति है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर किए जा रहे कार्यों में डब्ल्यूएचओ का कितना योगदान है। पांचवा, कोविड-19 को लेकर डब्ल्यूएचओ की कार्यों और टाइमलाइन की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी 116 देशों के इस रेजोल्यूशन में साथ दिया है। सूत्र बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने डब्ल्यूएचओ की मजबूती के लिए हमेशा समर्थन किया है, सभी सदस्य देशों के साथ खड़े रहने और बड़े पैमाने पर सोचने की बात कही है। इस रेजोल्यूशन का मकसद है एकता दिखाना, दवाओं, जांच और वैक्सीन को लेकर आपसी सहयोग को बढ़ाना, ताकि कोविड-19 जैसी बीमारियों का सफाया किया जा सके, ऐसी बीमारियों से लड़ाई की जा सके, किसी भी तरह के अफवाहों से बचा जा सके।
कोरोना ने पूरी दुनिया में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिससे लोग तो क्या, डॉक्टर्स भी दुविधा में हैं। देश भर में जितनी तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, उतनी ही कमी अस्पतालों में बिस्तर, वेंटिलेटर और दवाओं की देखने को मिल रही है। आखिरी सांस तक किसी भी मरीज की जान बचाने की कोशिश करना हर डॉक्टर का धर्म है, लेकिन डॉक्टर्स क्यों हैं असमंजस की स्थिति में? देखिए इस रिपोर्ट में। इन दिनों डॉक्टर्स को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ रहा है। अस्पताल के सीमित संसाधनों पर किस मरीज को तरजीह दें, यानी किसे भर्ती करें और किसे जाने दें, ऐसा सख्त फैसला करना किसी भी डॉक्टर के लिए आसान नहीं हो सकता। हालांकि डॉक्टर ये फैसला न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन यानी कि NEJM की तयशुदा गाइडलाइंस के तहत ही ले रहे हैं। फिर भी कुछ मरीजों को जाने देने के डॉक्टरों के इस फैसले की काफी आलोचना हो रही है। 23 मार्च 2020 में सारी दुनिया के जाने माने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने इस बारे में नैतिक दिशा निर्देश जारी किए थे। ये दिशा निर्देश न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुए थे। इसके तहत बताया गया था कि इस महामारी के दौरान कैसे मेडिकल संसाधनों का किफायत से इस्तेमाल किया जाए। किसी भी मरीज के लिए पहले आओ पहले पाओ वाला फॉर्मूला नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि मरीज की हालत देखते हुए उसका इलाज करना होगा, फिर चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चा। शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि मरीज को दाखिल करते समय ही ये बता देना उचित रहेगा कि ज्यादा जरूरतमंद मरीज को वेंटिलेटर या ICU बेड पहले दिया जाएगा। हालांकि इस तरह के फैसले सिर्फ बहुत मुश्किल घड़ी में ही लेने की सलाह दी गई है। इसमें भी कोई शक नहीं कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें कई की हालत ऐसी है कि हर समय उन्हें एक सेवादार की जरूरत है। हो सकता है ऐसे लोग खुद कोविड से ना मरे, लेकिन उनकी देखभाल के लिए जो लोग उनके साथ हैं, उनसे वो संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में जहां कोरोना बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है, तो मरीज से कई सवाल पूछे जाते हैं। उसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाती है। लेकिन हो सकता है जिस समय मरीज से सवाल पूछे गए तब उसकी हालत और रही हो और बाद में कुछ और हो गई हो और उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, तो इसीलिए दुनिया भर के डॉक्टर्स दुविधा में हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।